जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आ गए हैं काली मिट्टी के बारे में पढ़ने के लिए, क्योंकि अक्सर मिट्टी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछा जाता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। हमेशा जो मिट्टी से होता है कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता ही रहता है, जिसमें सबसे बहुत अच्छी मिट्टी के बारे में पढ़ना है, काली मृदा के बारे में को पढ़ना है अभी। चलिए हम शुरू करते हैं काली मृदा के बारे में कि काली मृदा क्या है। जब कभी बात किया जाता है काली मृदा के बारे में, तो काली मृदा के अगर निर्माण की बात करें कि ये काली मृदा बना कैसे था, तो हमेशा याद रखिएगा कि काली मृदा निर्माण कैसे हुआ था। तो काली मृदा का निर्माण का कारण एक ही था कि जब जब भारत में आप देखे होंगे, जो दक्कन का जो पठार है, जो महाराष्ट्र का एरिया हो गया, गुजरात का एरिया हो गया, तमिलनाडु का एरिया हो गया, यानी साउथ इंडिया वाला जो कुछ ऐसे राज्य हैं जो दक्कन के क्षेत्र में आते हैं, वो सभी के सभी, गोदावरी का रीजन हो गया, ये सभी रीजन में क्या है, तो क्या हुआ था कि वहाँ पे ज्वालामुखी फटा था, और ज्वालामुखी फटने के कारण क्या हुआ कि लावा जो है जमा, और लावा जमने के कारण बेसाल्ट चट्टान का निर्माण हुआ, और वही बेसाल्ट चट्टान टूट फूट करके किसका निर्माण कर लिया, तो काली मिट्टी का निर्माण कर लिया। तो हम बोल सकते हैं ना कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, तो लावा निर्मित बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। किससे हुआ है, तो लावा निर्मित बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। किससे हुआ है, तो लावा निर्मित बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लावा निर्मित बेसाल्ट चट्टान से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो वह कौन सी मिट्टी है, तो वह काली मृदा है। कौन सी मृदा है, तो काली मृदा है। उसके बाद आपसे यह पूछा जाएगा कि काली मृदा को हम स्थानीय तौर पे और किस नाम से जानते हैं, तो काली मृदा का स्थानीय नाम कौन सा है, तो एक दूसरा नाम है रेगुर मृदा। कौन सा नाम है, तो रेगुर मृदा नाम है। कौन सा मृदा नाम है, तो रेगुर मृदा है। या इसका कैसा नाम है, तो स्थानीय नाम है। कौन सा नाम है, तो स्थानीय नाम कौन सा है इसका है, तो रेगुर मृदा। यानी काली मृदा का स्थानीय नाम कौन सा है, तो रेगुर मृदा है। कौन सी मृदा है, तो रेगुर मृदा है। अगर बात की जाए इसकी रंग की, तो काली मृदा का रंग तो कैसा होता है, तो काला होता है। नॉर्मल बात है, जिस मृदा का नाम ही है काली मृदा, इसकी रंग कैसी होगी, तो काली होगी। और इसका काला होने का मेन रीजन ये है कि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो एल्युमिनियम और लोहांश की मात्रा। किसकी मात्रा, तो लोहांश की मात्रा या लोहा की मात्रा या लौह की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है ना, इस वजह से इसका रंग कैसा होता है, तो काला हो जाता है। कैसा हो जाता है, तो काला हो जाता है। तो हम हमेशा याद रखेंगे कि काली मृदा का जो रंग काला है, इसका मेन कारण क्या है, तो इसका मेन कारण ये है कि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो एल्यूमिनियम और लोहा की मात्रा अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जिस वजह से इसका रंग कैसा हो जाता है, तो काला हो जाता है। कैसा हो जाता है, तो काला हो जाता है। अगर अगली बात किया जाए कि काली मृदा जो होती है वह कैसी होती है, तो काली मृदा जो होती है वह कैसी होती है, तो अपारगम्य का मतलब है जिसे हम आर पार देख नहीं सकते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी में, एक अपारगम्य झिल्ली होती है, वैसी झिल्ली होती है जो जिससे आर पार कोई भी प्रकार के पदार्थों का आदान प्रदान नहीं होता है। उसी तरह से काली मृदा कैसी होती है, तो अपारगम्य होती है। कैसी होती है, तो कैसी है, तो ये मिट्टी एक प्रकार की अपारगम्य मिट्टी कैसी है, तो अपारगम्य मिट्टी है। अगर इसकी कुछ विशेषता बात किया जाए, इसकी विशेषता की बात किया जाए, तो हमेशा याद रखिएगा इसकी विशेषता कि यह मृदा जो है, यह सर्वाधिक मात्रा में क्या करता है, तो अपने अंदर नमी को बनाए रखता है। यानी कि सर्वाधिक मात्रा में नमी को, अगर कोई नमी धारण करने की क्षमता अगर सबसे ज्यादा है, तो वह कौन सी मृदा है, तो यही काली मृदा है। कौन सी मृदा है, तो यह काली मृदा है। क्योंकि यह मृदा जो होती है उसमें जब भी मानसून की पहली बौछार आती है, तो यह मृदा क्या हो जाती है, तो बहुत जल्दी चिपचिपाहट हो जाती है। कैसी होती है, तो बहुत जल्दी चिपचिपाहट हो जाती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि मानसून की पहली बौछार में ये कैसा हो जाता है, तो चिपचिपाहट हो जाती है। ये कैसी हो जाती है, तो चिपचिपाहट हो जाती है। और जैसे ही यह सूखता है, यानी इसके अंदर नमी की क्षमता घटती है धीरे धीरे, तो यह कैसे हो जाता है, तो यह इसके अंदर में क्या पड़ने लगता है, तो दरारें पड़ने लगती है। क्या पड़ने लगती है, तो दरारें पड़ने लगती है। यानी कि यह सूख करके कैसा हो जाता है, तो दरारें पड़ने लगती है, और ये बहुत ज्यादा मात्रा में कठोर भी हो जाता है।
कैसा हो जाता है तो कठोर हो जाता है, यानी कि जैसे शुष्क होता है तो इसके बीच में क्या होता है, क्या हो जाता है तो चौड़ी दरारें पड़ जाती है। कैसी होती है तो चौड़ी दरारें पड़ जाती है। और जैसे ये शुष्क होता है और दरार पड़ जाती है तो आप हमेशा याद रखिए कि जिस मिट्टी में अगर थोड़ा थोड़ा गैप रहता है और उसमें अगर कोई भी फसल लगा रहता है तो वो फसल सबसे ज़्यादा मात्रा में विकास कर पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस फसल को आसानी से क्या मिल जाता है तो ऑक्सीजन की मात्रा आसानी से मिल जाता है, जिस वजह से क्या हो पाता है वो फसल जो है सही से विकास कर पाता है, और सही से विकास कर पाएगा तो सही से उत्पादन भी दे पाएगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि जब यह सूखता है मिट्टी, या हम इसे बोल सकते हैं कि इसे शुष्क ऋतु में, कौन सा ऋतु में, शुष्क ऋतु में क्या हो जाता है तो इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, जिसे हम कहते हैं स्वतः जुताई। क्या कहते हैं तो स्वतः जुताई। क्या कहते हैं, स्वतः जुताई देखने को मिलता है। और स्वतः जुताई जैसी की क्रिया होती है, वहाँ की जो फसल होती है, उस खेत की जो फसल होती है वो अत्यधिक मात्रा में क्या होता है उसका तो विकास हो पाता है। कैसा होता है तो अत्यधिक मात्रा में सही से उस फसल की वृद्धि हो जाती है। कैसी होती है तो सही से उस फसल की वृद्धि हो जाती है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वतः जुताई देखने को मिलता है किस मृदा में, तो कौन सी मृदा होगा तो वह काली मृदा होगा। कौन सी मृदा होगा तो वह काली मृदा होगी। अगर बात किया जाए इसमें कि कौन सी पोषक तत्वों की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो किस पोषक तत्वों की मात्रा सर्वाधिक होती है तो सर्वाधिक मात्रा में इसमें क्या पाया जाता है तो हमेशा याद रखिएगा, इसमें सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वह कौन कौन सा चीज है तो चूना हो गया, चूना हो गया, लौह हो गया, मैग्नीशियम हो गया, उसके साथ साथ में पोटास हो गया, और सारे ऐसे तत्व हैं जो इसमें परिपूर्ण होते हैं, यानी कि इसमें अत्यधिक मात्रा में ये सब तत्वों की मात्रा पाई जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि ये सब पौष्टिक तत्व इसमें, पोषक तत्व की मात्रा इसमें पाई जाती है। यानी उसके बाद हम बोलेंगे कि इसमें किसकी कमी होती है, इसमें किस पोषक तत्व की क्या कमी होती है, तो वो हमेशा याद रखिएगा कि कम मात्रा में, कम मात्रा में कौन सा चीज देखने को मिलता है या किसकी कमी होती है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, किसकी कमी होती है, किस पोषक तत्वों की कमी होती है। तो इसमें कौन से पोषक तत्व की कमी होगी, तो यहाँ पे होगी, एक होगा नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, और उसके साथ साथ में कौन से तत्वों की तो एक जैव पदार्थ की, किस पदार्थ की तो जैव पदार्थ की, जैव पदार्थ की भी क्या होती है तो कमी होती है। क्या होती है तो जैव पदार्थ की भी क्या होती है तो कमी होती है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि काली मिट्टी में किस पोषक तत्वों की कमी होती है या किस तत्वों की कमी होती है। तो कौन कौन सा तत्व होगा तो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और जैव पदार्थ हो गया। अब यहाँ पे बोलिए अगर कि जो जैव पदार्थ की कमी कैसे हो जाती है, क्योंकि जैव पदार्थ का मतलब होता है छोटे छोटे जीव जंतु और पेड़ पौधा। क्योंकि ये जो मृदा है, ये जो काली मृदा है, इस मृदा का निर्माण ही हुआ है बेसाल्ट चट्टान से, लावा निर्मित बेसाल्ट चट्टान से। जब आप पढ़ेंगे सेल के बारे में तो आप जरूर पढ़े होंगे कि जो सबसे पहले सेल का निर्माण होता है उसे कहते हैं आग्नेय सेल, यानी कि जो मैग्मा, द्रवित मैग्मा आकर के ठंडा हो जाता है। अगर धरती के अंदर जमता था तो वो अंतर्वेदी सेल का निर्माण करता था, अगर धरती के बाहर जम जाता था तो बहिर्वेदी सेल का निर्माण करता था। यानी हम क्या बोलते थे कि द्रवित मैग्मा जैसे ही जम जाता था तो वो आग्नेय सेल बन जाता था, और आग्नेय सेल क्या होता था, टूटता था, फूटता था, यानी कि उसके ऊपर इरोजनिंग और वेजिंग होता था अगर, तब जाकर के वो कौन सा निर्माण करता था तो अवसादी चट्टान का निर्माण करता था। किसका करता था तो अवसादी चट्टान का करता था। तो ये जो है काली मृदा है, वो काली मृदा कौन सी है तो काली मृदा एक प्रकार की कौन सी किस मृदा से निर्माण हुआ तो लावा निर्मित बेसाल्ट चट्टान से हुआ, क्योंकि बेसाल्ट चट्टान जैसे टूट फूट करके जमा हो जाता है तब जाकर के इस मृदा का निर्माण होता है। तो जो चट्टान का निर्माण ही लावा, जो मिट्टी का निर्माण ही लावा से हुआ है, तो क्या वहाँ पे किसी भी प्रकार का पेड़ पौधा जीव जंतु पाया जाएगा, नहीं ना पाया जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे जैव तत्वों की क्या रहेगी, जैव पदार्थ की क्या होगी तो कमी रहेगी। ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि मिट्टी में जो है सो खास करके ये पूछा जाता है कि किसकी कमी होती है और किसकी प्रचुरता ज्यादा होती है। ये से इस दो कॉन्सेप्ट से खास करके ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो हमेशा इस चीज को हमेशा क्या करिएगा तो याद रखिएगा। उसके बाद बोला जाता है कि काली मृदा में सबसे ज्यादा मात्रा में किसकी खेती होती है तो कपास की खेती होती है। किसकी होती है तो कपास की खेती सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, और इसीलिए इस मृदा को हम किस नाम से जानते हैं तो काली कपास मृदा। किस नाम से जानते हैं तो काली कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों,
क्यों कहेंगे इसको काली कपास मृदा, या क्यों कपास की खेती सबसे अच्छा इसी काली मृदा में होती है? तो इसका मेन रीजन ये है कि कपास की खेती के लिए क्या चाहिए, तो अत्यधिक मात्रा में नमी चाहिए, क्योंकि लगभग कपास की खेती के लगभग 200 सेंटीमीटर क्या चाहिए, तो वर्षा चाहिए, यानी कि 200 सेंटीमीटर तक उसमें अति वर्षा चाहिए, यानी कि उसमें अत्यधिक मात्रा में वह नमी को चाहिए। जब तक अत्यधिक मात्रा में नमी नहीं मिलेगा उसे, तब तक ये सही से इसका ग्रो नहीं हो पाएगा। और जो है सो इसी वजह से जो है सो काली मृदा में जो है सो कपास की खेती सर्वाधिक और सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। उसके साथ साथ में हम अब बात कर लेते हैं कि काली मृदा जो है सो किस किस क्षेत्र में फैला हुआ है। तो हम बोल सकते हैं ना कि जितना जो दक्कन वाला पठार है उस सब में कौन सा है, तो काली मृदा पाई जाती है। जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, उसके साथ साथ में तमिलनाडु हो गया, और उसका गोदावरी रीजन हो गया। ये सभी क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो काली मृदा को पाई जाती है। क्या मृदा को पता है कि महाराष्ट्र तक फैला रहेंगे? ऐसा तो नहीं उसको पता है, क्योंकि हमने अपनी भारत को अच्छे से समझने के लिए, अच्छे से जानने के लिए उसे एरिया वाइज बांट दिया कि हाँ यहाँ से यहाँ बाउंड्री इस राज्य का होगा, इसका बाउंड्री वहाँ से वहाँ तक राज्य होगा। लेकिन मिट्टी को तो ये नहीं पता है कि हाँ मुझे केवल महाराष्ट्र तक ही फैला रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि दक्कन के पठार का एरिया जहाँ तक फैला रहेगा, चाहे वो तमिलनाडु का कुछ एरिया हो, चाहे वो महाराष्ट्र का एरिया हो गया, उसके साथ साथ में गोदावरी रीजन हो गया, ये सभी रीजन में क्या पाया, खास करके कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है, तो काली मृदा पाई जाती है। तो यही जो था वो काली मृदा का सबसे बेस्ट पॉइंट था। ये बस इतना चीज़ याद रखिएगा, आपका सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, चाहे वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। एक बार फिर से क्विक पॉइंट में एक रिवीजन कर लेते हैं काली मृदा के बारे में। तो काली मृदा का निर्माण की बात करें तो किससे बना हुआ था, लावा निर्मित विशाल चट्टान से बना हुआ है। इसका दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर मृदा, यानी कि इसका स्थानीय नाम कौन सा है, तो रेगुर मृदा इसे कहते हैं। काली मृदा में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो एल्यूमिनियम और लौह आयंस की मात्रा अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जिस वजह से इसका रंग कैसा होता है, तो काला हो जाता है। काली मृदा जो होती है वो अपारगम्य होती है। कैसे होती है, तो अपारगम्य होती है, यानी कि हम इस मृदा में आर पार हम देख नहीं सकते हैं। उसके साथ साथ में इसकी विशेषता की बात करते हैं तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में नमी धारण करने की क्षमता होती है। इससे यहाँ पे कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि कपास की खेती को सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए, तो नमी चाहिए, इसलिए यहाँ पे कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद बोला जाता है कि मानसून की पहली बौछार होती है तो यह मृदा जो होती है वह चिपचिपाहट हो जाती है। कैसी हो जाती है, तो चिपचिपाहट हो जाती है। उसके बाद बोला जाता है कि जैसे ही शुष्क ऋतु का मौसम आता है, यानी कि जैसे यह शुष्क होता है, शुष्क की स्थिति होती है तो क्या होता है कि काली मृदा जो होती है अत्यधिक मात्रा में उसके बीच में क्या होने लगता है, तो चौड़ी दरारें पड़ने लगती है। और जैसे ही चौड़ी दरारें पड़ने लगती है तो वहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि खेत जो है सो खुद से जुताई हो चुका है, और जिस वजह से हम इसे कहते हैं स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। और स्वतः जुताई मिट्टी जैसे ही देखने को मिलेगा जिस मृदा में, वहाँ पे जिस भी फसल लगा रहेगा वो फसल सबसे सर्वाधिक मात्रा में क्या कर पाता है, तो विकास कर पाता है। इसलिए जो है सो स्वतः जुताई देखने को इस काली मृदा में मिलता है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि सर्वाधिक मात्रा में किस तत्वों की मात्रा पाई जाती है, किस पोषक तत्व की मात्रा पाई जाती है, तो लोहा की, चूना की, मैग्नीशियम की, पोटास की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परिपूर्ण पाई जाती है। लेकिन अगर किस चीज़ की कमी की बात करें तो वो कौन सी हो गई, तो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, जैव पदार्थ हो गया, ये सब चीज़ की क्या होती है, तो कमी होती है। उसके बाद अगर आपसे पूछें कि कौन कौन सा फसल उत्पादन होता है तो हम क्या क्या बोल सकते हैं, तो धान बोल सकते हैं, गेहूँ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, तो हम धान को भी बोल सकते हैं, गेहूँ को भी बोल सकते हैं, कपास को बोल सकते हैं, इत्यादि फसल हो सकता है। क्योंकि जिस मिट्टी में जिस पोषक तत्वों की मात्रा कम रहेगी उस पोषक तत्वों को हम क्या कर देंगे, उर्वरक की सहायता से बढ़ा देंगे, तो उस फसल वो भी मृदा में किसी प्रकार का दूसरा फसल लग सकता है। तो हम कभी भी मृदा को स्पेशलाइज्ड हम ये नहीं कहेंगे कि केवल और केवल इसमें धान है, चाहे गेहूं में, चाहे मक्के उत्पादन होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। क्योंकि कोई मिट्टी में जो होती है, अब तो बहुत सारे क्या हो गया, तो उर्वरक आ गया है जिसकी सहायता से मिट्टी जो है सो जो उपजाऊ लायक नहीं रहती उस मिट्टी को भी उपजाऊ लायक बना दिया जाता है। उसी तरह हम क्या बोलेंगे, लेकिन अगर बात की जाए खास करके कि काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, तो कपास होता है। उसका मेन रीज़न यही है कि यह जो है सो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या करता है, तो नमी को धारण करता है। इस वजह से काली मृदा में कपास की खेती ज़्यादा होती है, और इसीलिए काली मृदा को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है काली कपास मृदा। जय हिंद।